फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव आज बायोलॉजी का नया टॉपिक फाइलम दूसरा और तीसरा फाइलम लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में आप लोगों को बताया था। वास्तव में प्रोटोजोआ के बारे में मैंने कल बताया था, तो आपको आज देखना है कि प्रोटोजोआ के बाद दूसरा जो हमारा फाइलम है पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के जो जीव हैं उनके लक्षण क्या है। जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा में, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। जो लोग प्रोटोजोआ संघ नहीं पढ़े हैं पहले प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, उसके बाद पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ संघ इसलिए पढ़ना पहले ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे जीव हैं, जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो एक क्रम में हुई है। अगर हम प्रोटोजोआ के बारे में पहले अध्ययन नहीं करेंगे तो पोरीफेरा हमको कम समझ में आएगा। हमने प्रोटोजोआ के बारे में बताया है कि प्रोटोजोआ एक कोश की यूकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी होते हैं। अब अगला, एक कोश के जीव केवल एक ही जगत में थे जिसका नाम था प्रोटिस्टा। अब हम लोग कौन सा जगत पढ़ेंगे? हम दूसरा जगत एनिमलिया में आ गए हैं। प्रोटिस्टा में क्योंकि एक ही संघ पढ़ना था, वो कौन सा था? प्रोटोजोआ संघ। अब हम लोग मेटाजोआ में आ गए हैं। मेटाजोआ मेटाजोआ में बहुकोश की जीवों को रखा गया है, प्रोटोजोआ में एक कोश की जीवों को रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संघ पोरीफेरा की। पोरीफेरा की अगर हम लोग बात करें तो पोरीफेरा के जो जीव होते हैं, पोरी का मतलब होता है छिद्रयुक्त, पोरस। पोरीफेरा अगर देखा जाए तो पोरीफेरा दो शब्दों से मिलकर बना है, पोरी प्लस फेरस, फेरी। तो पोरी और फेरी, इसका मतलब पोरी का मतलब होता है छिद्रयुक्त, फेरा का मतलब होता है धागे। एक्चुअली इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं, जो जंतु आते हैं, वो नाल उसमें होता है, धागेनुमा होते हैं और उनके ऊपर छिद्र होता है, इसलिए ऐसे सभी जीवों को पोरीफेरा में रखा गया है। पोरीफेरा के बाद हम लोग बात सिलेंट्रेटा की करेंगे। ये हमारा दूसरा संघ है, जंतु जगत का दूसरा संघ। और सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहा जाता है, यह तीसरा संघ है जंतु जगत का। इसके बाद हम लोग अगले संघ की बात करेंगे। तो पोरीफेरा का शाब्दिक अर्थ छिद्रयुक्त शरीर। पोरीफेरा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? छिद्रयुक्त शरीर। ऐसे जंतु जिनका शारीरिक बनावट छिद्रयुक्त होता है। पोरीफेरा शब्द रॉबर्ट ग्रैंट ने दिया था। पोरीफेरा शब्द रॉबर्ट ग्रैंट ने 1825 रॉबर्ट ग्रैंट ने पोरीफेरा शब्द दिया था। पोरीफेरा की अगर हम लोग बात करें, इनका जो लक्षण है उस पर हम ध्यान देते हैं कि इनका शारीरिक संगठन क्या है। आपको ध्यान से एक एक पॉइंट लिखना है। और बायोलॉजी, अगर आप खास करके यूपी कैटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी को आपको विशेष ध्यान देना है। आपको मैं यूपी कैटेट के बारे में ज़्यादा समय तो नहीं है, ज़्यादा विस्तृत नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपको यूपी कैटेट को पूरी तरह से क्वालिफाई करना है, अच्छे रैंक लानी है, तो उसमें आपको 4 सब्जेक्ट विशेष करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, इस पर ध्यान देना होगा। जूलॉजी और बॉटनी मैं खुद ही पढ़ाऊँगा, जिससे 50 क्वेश्चन आएंगे। सारे वीडियो आप देखिए और उसमें जो भी आपको कमी लगे आप मुझे कमेंट करिए। और अच्छाई कमियां होती हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग बात पोरीफेरा पे स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा संघ एक ऐसा संघ है जो बहुकोशिकीय जीवों का प्रथम संघ है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे? पोरीफेरा क्या है? बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जंतुओं का प्रथम संघ है। दूसरा बात यह है कि इस संघ के जंतु जो होते हैं वो बहुकोशिकीय तो होते हैं, लेकिन जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करती हैं, एक साथ मिलकर काम नहीं करती हैं। इसलिए ऐसे जंतुओं में ऊतक का निर्माण नहीं हो पाता है। ऊतक कब बनता भैया? हमने आपको बताया था, ऊतक जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर कार्य करती हैं तो उनका समूह क्या कहलाता है? ऊतक। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और मैंने पिछले लेक्चर में शायद उसको साइटोलॉजी बोल दिया था। औतिकी मैंने हिंदी में सही बताया है। हिस्टोलॉजी आप
याद कर लेंगे, ऊतक का अध्ययन कहलाता है। तो इनका शरीर क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, प्रायः जलीय होते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो ये प्रायः जलीय होते हैं, सभी जल में होते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में भी भ्रमण करते रहते हैं या फिर जल के अंदर जो है किसी पदार्थ से चिपके हुए या जुड़े हुए होते हैं। 2 लक्षण हो गया। तीसरे लक्षण की अगर हम लोग बात करें, इनकी शारीरिक, हमने आपको बताया था कि जंतु या तो सिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिकल होगा या बाइसिमेट्रिकल होगा। तो कल मैंने प्रोटोजोआ बताया, तो प्रोटोजोआ में मैंने बताया था कि ऐसे इनके जो ऐसे जीव होते हैं, प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं उनका शरीर क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, मतलब उनको हम कहीं से 2 बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं। उसी तरह से जो हमारा पोरीफेरा है, पोरीफेरा के जंतुओं को भी हम 2 भागों में बांट नहीं सकते हैं, 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। मतलब बांटने के लिए तो हम उनको काट सकते हैं, लेकिन उनका जो मटेरियल होगा, पदार्थ होगा, वो 2 इक्वल भागों में डिवाइड नहीं होगा कहीं से भी काटने से। तो वो क्या हो गए, एसिमेट्रिकल हो गए, असममित। तो इनका ये क्या होते हैं, असममित होता है, इनका शरीर असममित होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारे पोरीफेरा है, पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं, अगर बात करें तो इनकी जो बनावट होती है वो कुछ खास नहीं होती और बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं होती। इस तरह से आस्टिया और आस्कुलम नामक, और ये नीचे जुड़े रहते हैं, किसी भी पदार्थ से जुड़े रहेंगे, स्टोन, जो भी जल में स्टोन होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। तो ये जो ऊपर का छिद्र है, जो ऊपर का छिद्र है, इसको हम लोग बोलते हैं आस्टिया, आस्कुलम, आस्कुलम। और इनके शरीर पर भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आस्टिया। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिला कि आस्टिया तथा आस्कुलम नामक छिद्र किस संघ के जंतुओं पे पाए जाते हैं। तो ये पोरीफेरा संघ के जंतुओं पे पाए जाते हैं, आस्टिया और आस्कुलम नामक छिद्र। इसमें जल तंत्र पाया जाता है, वाटर सिस्टम, जल तंत्र या कैनाल तंत्र भी कहते हैं, कैनाल सिस्टम, जल तंत्र किसमें पाया जाता है, पोरीफेरा संघ के जंतुओं में। अगला लक्षण हम बात करते हैं, इस संघ के जंतुओं में कालर कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस संघ के जंतुओं में कालर कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कालर कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं, तो पोरीफेरा में, पोरीफेरा में कालर कोशिकाएं, सिलेंटेटा में दंश कोशिकाएं और प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्रेम सेल, जिसको ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं, पाई जाती हैं। तो इसमें कालर कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इस संघ के जो जंतु होते हैं, जो पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं, इनमें जो जनन होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। जनन कैसा होता है, लैंगिक होता है और अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन इसमें पाया जाता है। अब पोरीफेरा संघ के जंतुओं के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इस संघ के जो जंतु हैं इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने, 3 वर्गों में, 3 वर्ग हैं। ये जो तीनों वर्ग हैं इनको हम इनके शरीर की बनावट के आधार पर हम इनको वर्गीकृत किए गए हैं कि इनका जो बाहरी कंकाल है वो किसका बना हुआ है, बाहरी कंकाल किसका बना हुआ है, उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अब दूसरा, एक तो जो पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं उनको सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। जैसे साइकन क्या है, स्पंज ही है। साइकन क्या है, स्पंज। साइकन स्काइफा का दूसरा नाम साइकन है, स्काइफा का दूसरा नाम साइकन है। तो पोरीफेरा संघ के जंतुओं को क्या कहते हैं, सामान्यतः स्पंज कहते हैं। इसमें जो पाई जाने वाली गुहा होती है उसको हम स्पंजोसील कहते हैं। स्पंजोसील नामक गुहा किसमें पाई जाती है, पोरीफेरा संघ के जंतुओं में।
अब बात हम वर्ग की करते हैं तो पोरीफेरा संघ के जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है उनके शारीरिक बनावट के आधार पर कि उसका शरीर का बाहरी आवरण किसका बना होता है। अब कैल्सी स्पॉन्जी, कैल्सी का मतलब कैल्शियम आप लोग जानते होंगे, कैल्सी स्पॉन्जी, कैल्सी स्पॉन्जी, कैल्सी स्पॉन्जी इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में जो इनका बाहरी शरीर होता है, आवरण होता है, वह कैल्शियम के बड़ी बड़ी कोशिकाओं का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम के बड़ी बड़ी कोशिकाओं का बना होता है और इनमें 2 जीव आते हैं, ल्यूकोसोलेनिया। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जीव का क्या वर्ग है, तो वर्ग आप याद रखेंगे, ल्यूकोसोलेनिया का वर्ग क्या हो जाएगा, कैल्सी स्पॉन्जी। पहले आप इसको लिख लेंगे फिर पढ़ाई करेंगे। उसके बाद स्काइफा को हमने बताया था, इसको साइकॉन भी कहते हैं, स्काइफा को साइकॉन भी कहते हैं, साइकॉन। इसके बाद हाइलोस्पॉन्जी, इनके शरीर का जो बाहरी आवरण होता है हाइलोस्पॉन्जी के, वह सिलिका की छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है, सिलिका की छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है। अगर हम लोग इसमें पूछे कि कौन कौन से जीव आते हैं, तो हाइलोनेमा और यूप्लेक्टेला, हाइलोनेमा और यूप्लेक्टेला, ये 2 जीव इसके अंतर्गत आते हैं। अब यूप्लेक्टेला आपको जानते ही हैं, इसको पुष्प मंजूषा की डलिया कहा जाता है, पुष्प मंजूषा की डलिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूप्लेक्टेला को जापान में जब लोग शादी करते हैं, यूप्लेक्टेला के जो नर और मादा होते हैं वो साथ साथ जीवन व्यतीत करने का कसम खाए रहते हैं। ये साथ मरते हैं और साथ ही जीते हैं, जब तक जिएंगे दोनों लोग जीते ही रहेंगे। अब अगर दोनों में से कोई एक मरा, नर और फीमेल, और मेल में से अगर मेल पहले मर जाता है तो फीमेल भी उसके साथ अपना प्राण त्याग देगा। इस तरह का प्यार देखते हुए यूप्लेक्टेला को लोग गिफ्ट के रूप में देते हैं। कब देते हैं, जब किसी की शादी होती है, शादी में इसको गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, इसलिए क्योंकि उनका जो प्रेम है लाइफ टाइम बना रहे। ओके, आज इस पे बस इतना ही। आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी के जो जीव होते हैं, इनका जो शरीर होता है, ये हमने आपको बताया, ये तो सिलिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भैया, सिलिका के। और स्पॉन्जिन धागों के इनके बने होते हैं। इनका जो शरीर है बाहरी आवरण किसका बना होता है, स्पॉन्जिन नामक धागों के, पतले पतले धागे होते हैं, पतले पतले धागे होते हैं, उसके बने होते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, तो इतनी बात हो गई। अब बात यह है कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको पता है, इस संघ के जो जंतु होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन, रीजनरेशन की क्षमता होती है। इसको भी आप लिख लेंगे। और शब्द किसने दिया था, हमने बताया रॉबर्ट ग्रेंट ने 1825 में शब्द दिया था। पोरीफेरा के बारे में बस इतना ही जानकारी रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिला का वर्ग क्या है, डेमोस्पॉन्जी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पॉन्जिला का बाहरी आवरण किसका बना होता है, तो स्पॉन्जिन का बना होता है। यूप्लेक्टेला का किसका बना होता है, तो सिलिका का बना होता है। स्काइफा का किसका बना होता है, तो इस तरह से होता है। सिलेंटेटा, अब हमारा जो कैल्सी स्पॉन्जी है वो समाप्त हुआ, पोरीफेरा फाइलम जो है समाप्त हुआ। अगले फाइलम की हम बात करते हैं सिलेंटेटा। पहले आप इसको लिख लेंगे, उसके बाद आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। सिलेंट्रेटा, सिलेन का मतलब होता है गुहा और ट्रेटा का मतलब होता है
खोखली मीन्स इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इस संघ के जो जंतु होते हैं उनमें खोखली गुहा पाई जाती है, इसलिए इसको सिलेंटेटा कहा गया। और इसका एक दूसरा नाम है निडायरिया, आप लोग शायद नाम सुने होंगे, इसको निडायरिया भी कहा जाता है। सिलेंटेटा को निडायरिया भी कहते हैं। शायद यहाँ पे ना दिखे आप लोगों को, मैं बगल में लिख देता हूँ, निडायरिया। सिलेंटेटा को निडायरिया भी कहते हैं। सिलेंटेटा शब्द ल्यूकार्ट ने दिया था। सिलेंटेटा शब्द अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिलेंटेटा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ल्यूकार्ट ने दिया था। किसने? ल्यूकार्ट। हमने बताया था ना, प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफिश, पोरीफेरा शब्द रॉबर्ट ग्रैम, सिलेंटेटा शब्द, तो सिलेंटेटा शब्द ल्यूकार्ट ने दिया था। किसने दिया था? ल्यूकार्ट। लिख देते हैं हम, ल्यूकार्ट। सिलेंटेटा शब्द किसने दिया? ल्यूकार्ट ने दिया। ओके, अगली बात हम करते हैं इनका बनावट। जैसे हमने आपको बताया प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद बात आती है पोरीफेरा के। इस संघ के जंतु कैसे हो गए? बहुकोश की हो गए। अभी तक तो प्रोटोजोआ के एक कोश के थे, इसके क्या हो गए? बहुकोश की हो गए। अब बहुकोशिका से काम नहीं चलने वाली है, अगला जनरेशन आ गया। कौन सा? सिलेंटेटा। हमने बताया था ना, किसी भी जीव में समानता और विभिन्नता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ जीव हमको ऐसे मिल रहे हैं जिनके जो शरीर है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो उनको वो क्या किए, अब वो अलग हो गए ना पोरीफेरा से। अब उनको क्या किया, उठा के वो दूसरे नए संघ में रख दिए, फाइलम में रख दिए। अब उसका नाम क्या हो गया? सिलेंटेटा। ऊतक की बात आ गई। अभी तक मल्टी सेलुलर की बात चल रही थी, ऊतक की बात आ गई। अब जैसे प्रोटोजोआ संघ का जंतु एक कोश की होता है, तो इसका जो शारीरिक स्तर होगा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। अब पोरीफेरा संघ का जंतु जो होता है बहुकोश की होता है, उसका शारीरिक स्तर क्या होगा? कोशिका स्तर का। अब बात आ गई तीसरी, सिलेंटेटा। सिलेंटेटा संघ के जंतुओं की जो शारीरिक स्तर होती है वो ऊतक स्तर की होती है। कैसी होती है? ऊतक स्तर की होती है। प्रायः जलीय होते हैं। सिलेंटेटा संघ के जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? प्रायः जलीय होते हैं। कुछ स्वच्छ जल में और कुछ कीचड़ में भी पाए जाते हैं। सिलेंटेटा की जो विशेषता है वो ये है कि सिलेंटेटा का जो अग्रभाग होता है उस पे स्पर्शक पाए जाते हैं और स्पर्शक में दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं। क्या? दंश कोशिकाएँ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दंश कोशिकाएँ किस संघ में पाई जाती हैं, तो संघ सिलेंटेटा में दंश कोशिकाएँ। अभी हमने पोरीफेरा में बताया था कॉलर कोशिकाएँ पाई जाती हैं, सिलेंटेटा में दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं। दूसरा, इस संघ के जंतुओं में पॉलिप और मेड्यूसा अवस्था होती है। वेरी गुड, क्वेश्चन पूछा था कि पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा, इस संघ के जंतुओं में पॉलिप और मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है। अब ये है क्या? ये पॉलिप जो अवस्था जो होती है ना, ये बेलनाकार होती है और उस जीव का जो अलैंगिक अवस्था होती है उसको हम पॉलिप कहते हैं। सिलेंटेटा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उसमें जो अलैंगिक अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिप अवस्था। और उसके लैंगिक अवस्था को क्या कहते हैं? लैंगिक अवस्था को मेड्यूसा कहते हैं। तो ये स्वतंत्र अवस्था होती है और ये बेलनाकार अवस्था होती है। उसके बाद हम सिलेंटेटा की अगर बात करें, सिलेंटेटा संघ के जंतुओं का जो गुहा होता है उसको हम सिलेंट्रान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अगर हम गुहा की बात करें, इस संघ में जो गुहा होती है उसको हम क्या कहते हैं भैया? सिलेंट्रान कहते हैं। सिलेंटेरान। ओके, जो गुहा होती है, जो गुहा इसमें पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सिलेंटेरान कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, सिलेंटेटा संघ के जो जंतु होते हैं इनका जो शरीर होता है
अरीय सममित होता है। क्या होता है? शरीर अरीय सममित, बहुकोश की ऊतक स्तर का तो होता है, ऊतक स्तर होते होते अरीय सममित होता है। मीन्स सॉरी, इस संघ के जंतु जो होते हैं इनको आप कई जगह से दो बराबर भागों में काट सकते हैं, कई जगह से दो बराबर भागों में काट सकते हैं। अगर हम किसी जीव को कई जगह से दो बराबर भागों में काट सकें तो उसको हम अरीय सममित कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल अरीय सममित। अब दूसरी बात है कि इनका जो शारीरिक स्तर होता है वो द्विस्तरीय होता है, डिप्लोब्लास्टिक। इस संघ के जंतुओं का जो शरीर होता है द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय की बात मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे द्विस्तर हैं, सपोज करिए हम लोग क्या हैं भैया, हम लोग त्रिस्तरीय हैं, ट्रिप्टोब्लास्टिक हैं। तो एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा स्तर ये हो गया और तीसरा स्तर ये हो गया। एक्टोडर्म बाहर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। लेकिन सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होते हैं ये द्विस्तरीय होते हैं, तो इसमें एक अवस्था नहीं होती। अब कौन सी अवस्था नहीं होती है उसको आपको लिखना है। एक कौन सी मध्य की अवस्था है उसको हम कहते हैं मेसोडर्म। मीन्स मेसोडर्म अगर नहीं होगा तो क्या क्या होगा? दो ही अवस्थाएं होंगी, एंडोडर्म और एक्सोडर्म। तो एंडोडर्म और इसको हम कहेंगे एक्सोडर्म, सॉरी, एक्सोडर्म और इसको हम एंडोडर्म। तो इनका जो शरीर है द्विस्तरीय होता है, उसमें दो ही स्तर होते हैं। कौन कौन से? एंडोडर्म और एक्सोडर्म और एंडोडर्म। हम लोगों का शरीर त्रिस्तरीय होता है। एक्सोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और स्तर होता है जिसको हम मेसोडर्म भी कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनका शरीर त्रिस्तरीय नहीं होता, बल्कि क्या होता है? द्विस्तरीय होता है। अब इसके हम वर्ग की बात करते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ के अंतर्गत हाइड्रा, ओबैलिया, फाइसाइलिया, हाइड्रा, ओबैलिया और फाइसाइलिया ये सब आते हैं। स्काइफोजोआ में ऑरेलिया आती है और एंथोजोआ में कोरल आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कोरल। कोरल की खेती भी होती है, कोरल का मतलब पालन भी करते हैं लोग, जिसको हम मूंगा कहते हैं। समुद्री होते हैं, ये समुद्र में ही होते हैं। बहुत सारे जो द्वीप हैं वो भी मूंगा के ही बने हुए हैं। तो इस तरह से मूंगा या कोरल किस में आते हैं? जिसको सी एनीमोन कहते हैं। किस में आएंगे? वो एंथोजोआ में आते हैं। तो इतनी बात हमारा सिलेंट्रेटा से हो गया। अब आपको ये चीज़ें याद रखना। आज के लिए बस इतना ही। जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा, अगला जो संघ है उसमें प्लेटीहेल्मिन्थीस और उसके बाद का एस्केहेल्मिन्थीस संघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।